हेलो स्टूडेंट, टुडेज लेक्चर नंबर सेकंड ग्रेविटेशंस चैप्टर नंबर 10th ग्रेविटेशंस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ग्रेविटेशंस के डिफाइन और यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशंस आपको बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो ग्रेविटेशंस अट्रैक्शन फोर्स होता है वो एग्जर्ट होता है। तो उसको एक यूनिवर्सल लॉ के फॉर्म में प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। प्रीवियस लेक्चर में जो उन दोनों के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स अपने पास आ रहा था उसका जो फॉर्मूला अपने पास था वो था F इज इक्वल जी कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन डी स्क्वायर यहाँ पर डिस्टेंस है। उसी के बेसिस पर आज हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स जो एग्जांपल रिलेटेड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जांपल नंबर 10.1 ऑफ द बुक, ये बुक का एग्जांपल नंबर 10.1 है। ये इसी की बेस्ड पर अपन इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट करते हैं कि कैसे अपन ग्रेविटेशनल्स यूनिवर्सल लॉ को एक यूज़ करके इन न्यूमेरिकल्स को अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब इसी के बेस पर अपन न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये दे रखा है कि द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg and the mass of the moon is 7.4 × 10⁻22 kg। ये ऐसे कह रहा है कि एक अर्थ है जिसका मास जो कैपिटल एम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो दे रखा है 6 × 10⁻24 kg है। और ऐसे ही मून का जो मास है वो 7.4 × 10⁻22 kg है। फिर ये ऐसे कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इन दोनों के बिटवीन अगर डिस्टेंस देखते हैं तो वो कितनी है 3.84 × 10⁻24 किलोमीटर दे रखी है। कैलकुलेट क्या करना है अपने को, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, कि अर्थ इस मून को कितना ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करती है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ कि जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है और यहाँ पर ये स्मॉल, यहाँ पर ये जो एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ये मून है, इसका स्मॉल मास है, स्मॉल एम इसका मास है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर टू बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर विद द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस भी दे रखी है क्वेश्चंस में। तो अब इन दोनों के बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स अपने को निकालना कि ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों का कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके अपन ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं कि मून इस अर्थ को कितने फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर मून इस अर्थ को, या फिर अर्थ इस मून को कितना अट्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर कैपिटल एम है, ये जो मास दे रखा है ये मास ऑफ अर्थ का बताया मैंने यहाँ पर, और ये स्मॉल एम है, ये मास दे रखा है द मास ऑफ मून जो केजी के अंदर रिप्रेजेंट कर रखा है। तो ये फॉर्मूला अपन यूज करके इन दोनों के बिटवीन अपन अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस दैट यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस कांस्टेंट वैल्यू जो दे रखी है ग्रेविटेशन की, ये जो दे रखी है जी की वैल्यू, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ये फिक्स्ड वैल्यू होती है जो इस क्वेश्चंस में दी हुई आएगी। या फिर आपको याद करना है कि जी की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स -2। ये केजी इनवर्स -2 के फॉर्म में, ये मैंने आपको यूनिट प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि जी की यूनिट न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर का जो इनवर्स माइनस में दे रखा है ये कैसे कैलकुलेट कर रखा है, इसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया। अब इसी के बेस पर यहाँ पर ये जी की वैल्यू ये दोनों सेम है, इसको 6.7 कर रखा है, इसको 6.673। तो जब भी 0.50 से अबव आता है तो वो 0.7 के अंदर, मतलब उससे अगली डिजिट के अंदर कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर 6.73 है तो इसका मतलब इसको टोटल मान करके इसको 7 कर लिया गया है। तो अब इसके बेस पर अपन न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। तो कैपिटल एम इसका मतलब अर्थ का मास, कैपिटल जो एम है उसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल एम की जो वैल्यू दे रखी है मास ऑफ अर्थ है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 × 10⁻24 kg दे रखी है। ये कैपिटल एम इसका मतलब है ये मास ऑफ अर्थ, ये मून को अट्रैक्ट कर रहा है। और मून का जो मास दे रखा है स्मॉल एम, इसको स्मॉल एम मानते हैं। स्मॉल एम की जो वैल्यू अपने पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है 7.4 × 10⁻22 kg के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखी है। फिर इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस दे रखा है 3.4 × d की जो वैल्यू दे रखी है
ये दे रखी है 3.84 इंटू 10⁻20 इंटू 10⁻5 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये एक चीज़ सिग्निफाई करना है अपने को कि इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस आएगी वो किलोमीटर में नहीं आएगी, मीटर के अंदर इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस को अपने को रखना है। तो यहाँ पर अगर इसको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको पता है इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पर भी इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब इसकी जो डिस्टेंस अपने पास आ रही है वो कितनी आ रही है, 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻, इसको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3। और अगर इन दोनों को देख सकते हैं तो इनको 10⁸ भी बना सकते हैं, क्योंकि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, 8 हो जाती है। तो अगर यहाँ पर कंप्लीट डी देखते हैं तो डी अपना आया 3.84 इंटू 10⁸। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये अपने पास डी की डिस्टेंस, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस, यहाँ पर ये अपने पास कैपिटल एम आया है जो मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पर स्मॉल एम आया है जो मास ऑफ मून, और इन दोनों के बिटवीन ये डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले को जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट है यानी दोनों मास और अर्थ के बिटवीन, तो ये फॉर्मूला अपने यूज़ करके इस क्वेश्चन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करते हैं। देन फॉर्मूला अपने पास दे रखा है एम जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो एफ जी की जो वैल्यू दे रखी है अपने यहाँ क्वेश्चंस में दे रखी है 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन है, मीटर स्क्वायर या केजी इनवर्स। फिर मल्टीप्लाई कैपिटल एम को अगर आप देखते हैं तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10⁻24 kg। फिर मल्टीप्लाई ऐसे स्मॉल एम की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7.4 इंटू 10⁻22 kg दे रखी। डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। अब इसका क्या करना पड़ेगा अपने को, स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं अपन। तो इसको आप और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, एफ अगर अपने को निकालना है तो यहाँ पर अब ये यूनिट में थोड़ा सा इसको यूनिट को नहीं लेते हैं अपन, अब डायरेक्ट वैल्यू लेते हैं सोल्व आउट करने के लिए। तो डायरेक्ट वैल्यू अपन लेते हैं तो 6.7 इंटू 10⁻11, ये वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 6 इंटू 10⁻24, और यहाँ पर दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22, और नीचे जो दे रखा है वो वैल्यू है 3.84 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ से अपन ने इन यूनिट को अपन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। यहाँ पर यूनिट को अपन ने थोड़ा सा रिमूव कर दिया। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। तो आगे इसको सोल्व आउट करते हैं अपन। तो एफ अपने निकालते हैं यहाँ पर, देन एफ है इज इक्वल यहाँ पर 6.7। अब पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ से पावर को रिमूव करते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब ये एक तरह से क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर है तो इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 3.84 को भी 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा और 10⁸ को भी 2 टाइम्स करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं 10⁸ को 2 टाइम्स लिखता हूँ तो इसका मतलब सीधा डायरेक्ट 10⁻16 कर सकता हूँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट 10⁻16 कर सकते हैं अपन, क्योंकि स्क्वायर तो पावर मल्टीप्लाई हो गई। अब यहाँ पर ये जो संख्या है इसका भी स्क्वायर करते हैं अपन। तो स्क्वायर करते हैं तो इसको डायरेक्ट अपन स्क्वायर कर लेते हैं। इसका मतलब इसको 2 बार लिखते हैं, 3.84 इंटू 3.84। अब यहाँ से अपन देखते हैं ये मल्टीप्लाई, यहाँ से अगर अपन पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने हो गए, 100। यहाँ पर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने हो गए, 100 हो गए।
यहाँ पर ये 100 और यहाँ पर ये 100। ऐसे इन ऊपर वाली पावर को अपन सोल्व करते हैं। पहले पावर वाली वैल्यू को अपन क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं ये देखूँ तो 10⁻²2, इसमें से 10⁻20 -11 लेस करते तो ओनली कितने बचते हैं अपने पास, 10 प्लस के 22 में से अगर 10 का 11 लेस कर देते तो ओनली 10⁻11 पावर 11 बचेगी अपने पास, 11 बचेगी, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर इन दोनों को रिमूव करके अपन ये कर सकते हैं कि 10⁻11 अपने पास हो रही है, इंटू 10⁻11 आ गई। ऐसे यहाँ से अगर इन दोनों को सोल्व कर तो इनको ये बना सकते हैं अपन 10⁻4 बना सकते हैं। तो क्योंकि 4 जीरो थे यहाँ पर, अब इस 10⁻4 को अगर अपन यहाँ भेजते हैं इससे, तो ये 10⁻4 से 10⁻16 कैलकुलेट करते तो यहाँ पर रिमेनिंग कितनी रहेगी अब 10⁻12, क्योंकि ये पावर ऊपर जाते ही माइनस में आ जाती है। जब भी बेस और सेम होते तो पावर ऊपर जाते ही माइनस में आ जाती। तो यहाँ पर अब कितना बच रहा है, 10⁻12 बच रहा है, राइट है। तो यहाँ पर अब इन दोनों पावर में ये देखो, ये दोनों बेस सेम आ गए। अब इन दोनों पावर को अपने को क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो 10⁻⁻ कितना हो गया, 35। तो यहाँ से इनको रिमूव कर देते हैं तो एक पावर बना देते हैं 10⁻35, 10⁻35। ऐसे यहाँ से ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट है, इनके पॉइंट को अपन रिमूव करते तो नीचे 110। ऐसे इन पॉइंट को यहाँ से रिमूव करते तो नीचे 10। अब यहाँ पर 10⁻12 और ये 10, दो 10 ये हो गए, 10 कितने हो गए, 14 हो गए। यहाँ पर 10⁻14 इसको शो कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, इस 10⁻14 और 10⁻35, इसका मतलब अगर इसको 16 आउट करते हैं तो इसके पास अब कितनी रहेगी, अगर इसको 16 आउट करते हैं माइनस, तो इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये माइनस में 14 आ जाती है। तो अब अपने पास कितनी बच रही है, 1 और यहाँ 21, 10⁻21। लेकिन अब यहाँ अपन क्वेश्चंस के आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर 10⁻20 न्यूटन दे रखा है तो इसको 20 ही बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया तो 21 था, इसलिए एक पावर को अपन नीचे रख देते हैं, ओनली एक 10 को अपन क्या कर देते हैं, नीचे रख देते हैं। तो ऐसे इस क्वेश्चंस को सोल्व आउट करते हैं। अब इस क्वेश्चंस को जब सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर 67, अब वैल्यू क्या रही अपने पास, 67 इंटू 6 इंटू 74 अपॉन अपने पास कितना रहा, 384 इंटू 384 इंटू 10 और इंटू 10⁻22। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो, जब इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो इसका जो आंसर अपने पास आएगा वो कितना आएगा, आप सोल्व आउट कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो एग्जैक्ट जो अपने पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये अपने पास इसका आंसर आएगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको आप अपने अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा सेम 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। सो दैट इज द सॉल्यूशंस ऑफ एग्जाम्पल 10.1। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास कितना आया, एफ जो आया दोनों के बिटवीन वो आया 10.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये अपने पास इसका आंसर। फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन के अंदर होती है। सो एक बार इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशंस का क्या इंपॉर्टेंस है अपने लिए, इस ग्रेविटेशंस लॉ का अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इट मीन्स इस ग्रेविटेशंस के कारण अर्थ अपने को बाइंड करके रखती है। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है कि द ऑल थिंग्स बाइंड विद द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशंस अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट है द अर्थ bind to us
ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ के अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये सभी चीज़ों को बाइंड करके रखती है। सेकंड मैंने आपको बता रखा है कि अगर जितने भी प्लानेट है वो सन के अराउंड मोशंस कर पाते हैं तो वो एक तरह से उसके ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही कर पाते हैं। सो द सेकंड इंपॉर्टेंस है द मोशन ऑफ planets around the sun due to gravitation force। इसी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये प्लानेट होते हैं वो अराउंड द सन के अराउंड मोशंस कर पाते हैं क्योंकि वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड, मोशंस ऑफ मून अराउंड द अर्थ के अराउंड मून का जो मोशन होता है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही हो पाता है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही हो पाता है। या फिर जो अपन ये कह सकते हैं सी के अंदर, जो समुद्र के अंदर जो लो एंड टाइड डाटा जो अपन एसएसटी में देखते हैं कि ज्वार भाटा जिसको अपन कहते हैं कि लो एंड टाइड इन द सी। समुद्र के अंदर जो लो टाइड आता है क्योंकि मून की प्रेजेंस के कारण जो समुद्र का जो लेवल होता है, सी का जो लेवल होता है, वाटर का जो लेवल होता है वो अपराइज होता है, ऊपर की तरफ होता है। तो ये इसका मतलब मून अपना ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। और डे के टाइम में जब मून नहीं होता इसका मतलब अर्थ क्या करती है, उस लेवल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसका मतलब अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जिसके कारण समुद्र जो सी है इस वाटर का जो लेवल होता है अपराइज होता है और फिर वापस से डाउन चला जाता है। तो ये इसके इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं अपन फ्री फॉल। फ्री फॉल मीन्स क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी भी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ, जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैं किसी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप करता हूँ तो इसका मतलब अर्थ इसको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्शंस करती है। तो जब ये अपनी नीचे अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होएगा तो उसका मतलब ये किस स्टेट में रहेगा, अपनी फ्री फॉल स्टेट में रहेगा। तो इस कंडीशंस के अंदर कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप की जाती है तो अर्थ उसको अपने ग्रेविटेशन फोर्स के कारण नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको अपन ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या आता है, चेंजेज आता है। उसकी वेलोसिटी के अंदर अगर चेंजेज आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूँ कि उसके एक्सेलरेशंस के अंदर भी चेंजेज आ रहा है। जैसे मान लो एम मास की ये ऑब्जेक्ट है, तो इस एम मास की ऑब्जेक्ट को जब नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है, जब इसको नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो उसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर ये क्या होगी, डाउन होएगी, ये नीचे की तरफ आएगी। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंजेज आ रहा है। और वेलोसिटी में अगर चेंजेज आ रहा है तो इसका मतलब है इसके एक्सेलरेशंस के अंदर भी क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहा है। जो एक्सेलरेशंस आप मोशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एक्सेलरेशंस क्या होता है, कि वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट अगर चेंजेज आता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, एक्सेलरेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशंस होता है।
अब आपको ये पता है ये जो एक्सेलरेशंस होता है वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए होता है कि जैसे मान लो कोई भी बस मूविंग कर रही है किसी भी वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में अगर अपन एक्सेलरेशंस निकालते हैं तो ए इक्वल्स टू क्या होता है वी बाई टी। इट मीन्स टाइम के रेस्पेक्ट अगर वेलोसिटी में चेंजेज आता है तो वो एक्सेलरेशंस होता है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में जो चेंजेज आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि ऑब्जेक्ट किसी भी सर्टेन हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप्ड हो रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशंस होएगा ये एक्सेलरेशन जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जो चेंज होएगा वो बनेगा तो एक्सेलरेशंस, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशंस बनेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस। तो यहाँ पर ये जो बनेगा एक्सेलरेशंस वो कौन सा बनेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये जो बनेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस होएगा। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो किसके अंदर है? चेंज होएगी, जी के अंदर चेंज हो जाएगी। और आपको ये पता रखा है कि एफ जो मोशन वाले चैप्टर के अंदर न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, उसके अकॉर्डिंग बता रखा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके मास और उसके एक्सेलरेशंस के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होता है। ये प्रीवियस चैप्टर मोशंस वाले चैप्टर में है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उस ऑब्जेक्ट में प्रेजेंट मास और उसमें बनने वाले एक्सेलरेशंस के मल्टीप्लिकेशंस के इक्वल होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ फोर्स मास और एक्सेलरेशंस का प्रोडक्ट है। बट यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स बनेगा वो एफ किसके अंदर, एफ ये जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ए किसके अंदर हो गया चेंज? जी के अंदर चेंज हो गया। तो अब यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स में कन्वर्ट हो गया। ये एक नॉर्मल फोर्स है जो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होता है। बट यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस कंडीशन में एफ इज इक्वल क्या हो गया? जी हो गया। इट मीन्स ये जो एक की वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो गई? जी में। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि अब इसमें यूनिवर्सल लॉ काम करेगा क्योंकि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पर अब क्या काम करेगा? यूनिवर्सल लॉ, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ के लिए अपने पास इक्वेशन आई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो उनके बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है? एफ इज इक्वल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। राइट है, ये डी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर एफ की जो वैल्यू आएगी वो एम में ना आकर के क्या आएगी? एम जी। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू अपन क्या शो करेंगे? एम जी। एम जी इज इक्वल जी, ये जी वैल्यू जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, देन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन देखें एम जी, इस स्मॉल एम से स्मॉल एम को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जी की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आएगी? जी इज इक्वल कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशंस की वैल्यू अपने पास है आई है। अब यहाँ से ये डी स्क्वायर जो डिस्टेंस है, अब जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट किसी अर्थ की सरफेस पर टकरा गई, इसका मतलब उस सरफेस पर टच हो गए, तो उस कंडीशंस के अंदर ये डिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो जाती है? रेडियस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द अर्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल, या फिर अपन ये कह सकते हैं टच ऑन द अर्थ, तो इस कंडीशंस के अंदर ये एक्सेलरेशंस जो होता है वो रेडियस, ये जो डिस्टेंस होती है ये रेडियस के अंदर कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये एम मास अर्थ का है, ये इससे टकरा जाती है, तो इसका मतलब ये जो इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये रेडियस में कन्वर्ट हो गई है। तो इसका मतलब जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ आएगी तो ये टकराएगी, टच करेगी अर्थ में।
अर्थ पर, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किस में कन्वर्ट हो गई, रेडियस के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो इस कंडीशंस के अंदर जी की अगर अपन वैल्यू निकालते हैं तो जी इज इक्वल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो अपन ऐसे ग्रेविटेशनल्स एक्सेलरेशन अपन निकाल सकते हैं। तो फ्री फॉल के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इस कंडीशन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और ऑन द टचिंग जब वो टच कर जाती है तो इस कंडीशन के अंदर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर से फॉर्म अप। तो ये अपन एक तरह से फ्री फॉल के फॉर्म में देख सकते हैं कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल स्टेट में होती है, इट मीन्स उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, तो अर्थ उसके ऊपर अपना अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है। तो उस कंडीशंस के अंदर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अपन कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर एम जो होता है एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम में होता है, ये सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। बट यहाँ पर ये एफ जो अट्रैक्शन फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो एम ये जी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कन्वर्ट होता है। एक्सेलरेशन जो होता है ये नॉर्मल होता है, बट ग्रेविटी के कारण ये जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में चेंज हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक ऑफ फ्री फॉल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।